और उसको सॉल्व कर सके। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो बताइए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने इसको प्रपोज किया था? बोलिए जल्दी से। एंटोनी लेवॉइजर। एंटोनी लेवॉइजर। आवाज नहीं आ रही ठीक से, वापस जोर से बोलिए। अरे भाई आवाज नहीं आई मुझे, जोर से बोलिए। एंटोनी लेवॉइजर। हाँ, लेवोजियर ने इसको क्या किया था? प्रपोज किया था। ओके फाइन। देन नेक्स्ट वन, इसका मैंने स्टेटमेंट बनाया था या फिर प्रिंसिपल बताया था। यहाँ एक ही चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है, क्या कि मास ऑफ, क्या ध्यान में रखना है? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ प्रोडक्ट्स, बराबर है। अब इसके हिल क्या था वो मैंने आप लोग को समझा था, लेकिन हिल में बाद में एक साथ समझाऊंगा सबके। अब उसके बाद में लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, बताइए किसने प्रपोज किया था इसको? जोसेफ प्राउस्ट ने, बराबर है, इसने उसको प्रपोज किया था। और ये वाला लॉ क्या बोलता है? ये वाला लॉ क्या बोलता है कि किसी भी कंपाउंड में, ओके, किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होता है उसका जो मास का रेशो होता है वो हमेशा कैसा होता है? फिक्स होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि रेशो ऑफ मास ऑफ एलिमेंट्स, रेशो ऑफ मास ऑफ एलिमेंट्स इज ऑलवेज फिक्स। ये हमेशा फिक्स होता है, इज ऑलवेज फिक्स, बराबर है। बस इतना ही शॉर्टली इसको ध्यान में रखना है कि भाई जोसेफ प्राउस्ट जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है वो हम, सॉरी, डेफिनेट प्रोपोर्शन जो होता है वो हम लोग को ये बोलता है कि भाई किसी भी कंपाउंड्स में जो रेशो होता है मास ऑफ एलिमेंट्स का इज ऑलवेज फिक्स। रेशो ऑफ मास ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड, इन अ कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स। किसी भी कंपाउंड में जो रेशो होता है मास ऑफ एलिमेंट्स का वो हमेशा फिक्स होता है। गॉट इट? समझ में आ गया? अरे हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही यार आप लोगों की। सर बहुत ब्लर है। स्क्रीन ब्लर आ रही है आपको? यस सभी को आ रही है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। और यहाँ पर हाँ हाँ हाँ, मुझे भी ब्लर दिखाई दे रही है। ब्लर क्यों दिखाई दे रही है? ये जोंबिल नहीं होता है यार। वो क्या हो गया ना, मेरा जो फोन था ना वो मैंने वापस एक बार पानी में गिरा दिया। तो मेरा पिछले 4 महीनों में सेकंड फोन है जो मैं पानी में बहा कर आ गया। तो अभी मैं फोन जो है मेरी मम्मी का यूज कर रहा हूँ, तो उसका मुझे कुछ सेटिंग वेटिंग समझ में नहीं आ रहा है, क्या है क्या नहीं। अभी भी ब्लरी दिख रहा है क्या वैसे आपको? हाँ सर, थोड़ा शाइन भी बहुत मार रहे हैं। एक मिनट, मैं ब्लैक वाला कैमरा शुरू कर। हाँ अभी चेक कीजिए। हेलो, एक्चुअली अभी मैसेज मत भेजिएगा, मुझे दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने बैक कैमरा ऑन करके रखा हुआ है। तो अल्टीमेटली आई विल नॉट बी एबल टू मतलब नोटिस योर मैसेजेस। ओके, मुझे दिखाई नहीं देंगे, समझ में भी नहीं आएंगे। यू गेट इट? तो बोला करो, समझ में आ रहा है क्या मैंने क्या कहा आपको? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो डोंट मैसेज मी, ओके, जस्ट रिप्लाई मी ऑन अ वॉइस। तो चलिए, हाँ, तो अभी हम चलते हैं हमारे थर्ड पर्टिकुलरली लॉ के ऊपर। तो बताइए थर्ड लॉ जो है वो कौन सा लॉ है हमारा? लॉ ऑफ
multiple Multiple proportions. मल्टीपल प्रपोर्शन। बताइए ये वाला लॉ किसने प्रपोज किया था? किसने प्रपोज किया था ये लॉ? अरे बेटा बोला करो। यहाँ लिखा है ना मैंने, दिखाई नहीं दे रहा है क्या फिर से? सर बहुत ब्लर है, जे बस दिखा रहा अभी है। भी क्या दिक्कत है भाई? कहाँ ब्लर है रे बेटा? इतना तो क्लियर दिखाई दे रहा है मुझे। No, sir. नहीं है सर। हाँ ना, तो बताओ ना फिर ये लॉ जो था ये किसने प्रपोज किया था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जे डाल्टन। जे डॉल्टन मतलब जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन को जानते हो ना आप? यस। बताओ जॉन डाल्टन ने क्या किया था? प्रपोज द थ्योरी ऑफ। हाँ, कौन सी थ्योरी प्रपोज की थी? जॉन डाल्टन वही साइंटिस्ट है जिसने प्रपोज किया था कौन सी थ्योरी को? एटॉमिक थ्योरी। समझ में आ रहा है? हाँ, और जॉन डाल्टन वही पर्टिकुलरली साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। ओके, सबसे पहला एटम के स्ट्रक्चर जो था वो जॉन डाल्टन ने एक्सप्लेन किया था। डू गेट इट? सॉरी Yes, नॉट द sir. एटम, वो थॉमसन था, जे थॉमसन था। सॉरी, हाँ एक्सट्रीमली सॉरी, मैं थोड़ा भटक गया था ये इसके चक्कर में। हाँ, तो जॉन डाल्टन वो पर्टिकुलरली साइंटिस्ट था जिसने कौन सी थ्योरी प्रपोज की थी? एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की थी, जो आप लोग पढ़ चुके होंगे, वो हम रिवाइज भी कर लेंगे। तो जॉन डाल्टन ने थ्योरी बताई थी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये बोलता है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट्स है, जैसे कार्बन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक दूसरा एलिमेंट है, तो जब कोई भी पर्टिकुलरली दो एलिमेंट्स क्या करते हैं, कंपाउंड तैयार करते हैं, और वो कंपाउंड दो या उससे ज्यादा होने चाहिए। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दो कंपाउंड बनाते हैं, कौन कौन से? एक बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो अब ध्यान दीजिए इस लॉ में उसने क्या एक्सप्लेन किया था। इस लॉ में उसने ये एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई भी दो एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों कंबाइन होकर दो या उससे ज्यादा एलिमेंट बनाते हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक उसी तरह से सल्फर और ऑक्सीजन भी सल्फर डाइऑक्साइड या फिर आप लोगों का सल्फर ट्राइऑक्साइड बना सकता है। ठीक है, देन इस तरह की केसेस जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर आप बात करो, वैसे यहाँ पर वो एप्लीकेबल नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये दो एलिमेंट्स में, ठीक है, कौन से दो, जो कंपाउंड बना रहे दो कंपाउंड या फिर उससे ज्यादा कंपाउंड, उन दो कंपाउंड्स या उससे ज्यादा कंपाउंड्स में एक कोई एलिमेंट, जैसे इस केस में आप दो एलिमेंट कौन से, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, इन दो कंपाउंड में भी दो एलिमेंट्स कौन से, वही एक सल्फर है और एक वही ऑक्सीजन है, तो इन दो एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट का मास दोनों कंपाउंड में सेम रहेगा। जैसे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का मास कितना है बताइए? व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन इन कार्बन मोनोऑक्साइड? 12 है। और कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन का मास कितना है? 12 है। ओके, तो ध्यान में रखना कि दो कंपाउंड्स में एक एलिमेंट का मास हमेशा सेम रहेगा, जबकि जो दूसरा एलिमेंट है उसका मास डिफरेंट रहेगा। जैसे इन केस ऑफ ऑक्सीजन, तो बताइए ऑक्सीजन का मास कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना है? 16 है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का मास कितना है? 32. तो कि जो दो कंपाउंड बनाएगा उन दो कंपाउंड में एक एलिमेंट का जो मास है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन, वो तो सेम रहेगा, वो फिक्स रहेगा, बट दूसरा एलिमेंट का मास डिफरेंट रहेगा। बट ये लॉ ये नहीं बोलता है कि भाई दूसरे एलिमेंट का मास जो होता है वो अलग अलग रहता है, बल्कि ये वाला लॉ क्या बोलता है, जो दूसरा एलिमेंट होता है जिसका मास अलग अलग होता है, अगर हम इसके मास का रेशो निकालते हैं, किसके मास का रेशो? ऑक्सीजन के मास का रेशो। ध्यान में रखना कार्बन के मास का रेशो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कार्बन का जो मास है दोनों कंपाउंड में वो सेम है। या फिर हम ये भी नहीं बोलेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन का मास इन बोथ द एलिमेंट, क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोग डेफिनेट प्रोपोर्शन में पढ़ चुके हैं। तो हम लोगों को इस लॉ में क्या देखना है कि जो दूसरा एलिमेंट होता है जिसका मास अलग अलग होता है दोनों कंपाउंड में,
अगर हम उसके मासेस का रेशो निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ऑक्सीजन के मास का रेशो इन कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि 16 है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 32 है, अगर मैं इनके मास का रेशो निकालता हूँ तो ये रेशो हमेशा कैसा होता है, इट इज ऑलवेज द सिंपल रेशो। ये हमेशा कैसे होता है, सिंपल रेशो होता है। समझ में आ रहा है क्या आपको, क्या बोला मैंने? अरे समझ में आया क्या मैंने क्या कहा? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो आपको यहाँ पर फोकस क्या करना है, आपको यहाँ फोकस क्या करना है कि भाई एलिमेंट तो मेरे सेम रहेंगे बट कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, लेकिन उसमें भी खास बात ये रहेंगी कि ये दो अलग अलग कंपाउंड में एक एलिमेंट ऐसा रहेगा जिसका मास दोनों कंपाउंड में सेम रहेगा, बट जो दूसरा एलिमेंट रहेगा उसका मास अलग अलग होता है। और अगर हम उसके मासेस का रेशो निकालते हैं तो ये हमेशा सिंपल रेशो रहेगा। गॉट इट? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके तो जैसे आप यहाँ पर नहीं देखिए सल्फर और ऑक्सीजन, तो बताओ यहाँ पर आप किसका पर्टिकुलरली सिंपल रेशो निकालेंगे, सल्फर का या ऑक्सीजन का या सल्फर इस टू ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का। देखिए मैं क्या पूछ रहा Oxygen का हूँ, निकालेंगे. मुझे ये वाला लॉ एक्सप्लेन करना है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके लिए ये दो कंपाउंड में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड को लेकर, तो यहाँ पर मैं कौन सा रेशो निकालूंगा, सल्फर इस टू सल्फर या ऑक्सीजन इस टू सल्फर या सल्फर इस टू सॉरी ऑक्सीजन इस टू ऑक्सीजन? बताइए कौन सा रेशो कंसिडर करूं मैं यहाँ पर ये लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए? ऑक्सीजन इज टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस टू ऑक्सीजन, वेरी गुड। सेकंड सवाल, क्यों ऑक्सीजन इस टू ऑक्सीजन ही क्यों? क्योंकि दोनों कंपाउंड में उसके मास डिफरेंट है। वेरी गुड, क्योंकि दोनों कंपाउंड में उसका मास अलग अलग होता है। अच्छा सल्फर इस टू सल्फर क्यों नहीं? क्योंकि उसके मास सेम है दोनों कंपाउंड। वेरी गुड। और बताओ ऑक्सीजन इस टू सल्फर या सल्फर इस टू ऑक्सीजन क्यों नहीं? ऑक्सीजन इस टू सल्फर या सल्फर इस टू ऑक्सीजन क्यों नहीं? क्योंकि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में जो जिसके मासेस सेम है, जिसके मासेस डिफरेंट है उसी के प्रोपोर्शन निकाले जाते हैं। मैंने ये नहीं पूछा कि ऑक्सीजन इस टू ऑक्सीजन क्यों, मैंने ये पूछा कि ऑक्सीजन इस टू सल्फर या सल्फर इस टू ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये रेशो कंसीडर किया होता तो ये कौन से लॉ को एक्सप्लेन करता होता? Law of definite proportion. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। गॉट इट? समझ में आ रहा है आपको? यस सर। अरे हाँ या ना, जोर से बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना तो बोल दो यार। यस सर। हाँ थैंक यू। ओके अब हम चलते हैं नेक्स्ट लॉ पर, दैट इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो बताइए ये जो लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये किसने प्रपोज किया था? तो प्रपोज दिस लॉ। सर इसका स्टेटमेंट और प्रिंसिपल बताइए। हाँ तो वही मैं अभी आपको पूछने वाला था, तो भाई इसका स्टेटमेंट आप कैसे लिखेंगे बताइए? यहाँ पर आप लिखेंगे इफ टू एलिमेंट्स form two or more different compounds, ठीक है, अगर दो एलिमेंट्स दो या उससे ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है, तैयार कर रहे हैं, देन क्या करेंगे, हमने किसका मास लिया था वो आपको बताना है, किसका? ठीक है तो क्या किसका मास हमने क्या किया था, रेशो लिया था ना, किसका रेशो लिया था? रेशो ऑफ मास। लेकिन कौन से एलिमेंट का, दोनों एलिमेंट का लिया था या किसी एक एलिमेंट का? एक का ही लिया. एक element.
एक ही एलिमेंट का। तो हम लोग क्या लिखेंगे फिर कि रेशो किसका था, मास का, रेशो ऑफ मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, वन ऑफ द, दोनों का नहीं, रेशो ऑफ मास ऑफ द, ओके, वन ऑफ द एलिमेंट्स bears a simple ratio, या फिर is always simple, ऐसे लिखना, is always simple। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट लॉ पर। नेक्स्ट लॉ का नाम क्या है हमारे? Law of reciprocal proportion. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या कंबाइनिंग प्रोपोर्शन, ठीक है, या फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल वेट। ओके, तो चलिए सबसे पहले ये लॉ प्रपोज किसने किया था? दैट वाज लॉ प्रपोज बाय द Richter. रिश्टर। वेरी गुड, ठीक है, ये लॉ रिश्टर ने प्रपोज किया था। अब ये लॉ क्या बोलता है? तो आप लोग को पता है ये लॉ क्या बोलता है। अगर मेरे पास दो एलिमेंट है, से मेरे पास एक ए नाम का एलिमेंट है और तीन एलिमेंट लेना एलिमेंट है, एक बी नाम का एलिमेंट है और एक सी नाम का एलिमेंट है। अब इसमें क्या हो रहा है, ए और बी, रुक जाइए, ब्लूटूथ बंद हो गया। आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है मेरी? चेक कीजिए। Sir, बहुत slow. बहुत लाइट है। बहुत कम आ रही आवाज। Slow आ रही सर, अभी आ ही नहीं रही। नहीं आ रही। अभी क्या? अभी हाँ सर आ रही। आ रही सर। आ रही ना अभी? हाँ हाँ, तो यहाँ पर मैं ये बोल रहा था कि इस पर्टिकुलर लॉ में आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई मेरे पास तीन अलग अलग एलिमेंट है। अब तीन में से कोई एक एलिमेंट, जैसे यहाँ पर एक जो नाम का एलिमेंट है, ये ए नाम का एलिमेंट बचे हुए दोनों एलिमेंट के साथ कंबाइन है। ओके, ध्यान में रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ए लिया हुआ है, ये ए बचे हुए दोनों एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा, मतलब ए बी के साथ भी कंबाइन होगा और ए सी के साथ भी कंबाइन होगा। ओके, और ये अलग अलग कंपाउंड, जाहिर सी बात है जब अलग अलग एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तो अलग अलग करो कि ए बी के साथ कंबाइन होकर एक कंपाउंड बना रहा है बी नाम का। ओके, और ए सी के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है एसी नाम का। तो अब आप लोगों को क्या लगता है, देखिए सिंपल सा इक्वेशन क्या बोलता है, तो फिर ए जब बी के साथ कंबाइन हो रहा है, ए जब सी के साथ कंबाइन हो रहा है, मतलब सी और बी भी एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकता है और इन द सेम रेशो, इस रेशो में वो ए के साथ में प्रेजेंट, इस रेशो में वो जहां पे ए के साथ में प्रेजेंट। गॉट इट? समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा यहाँ पर? सर रिपीट। मैंने ये कहा, अगर एक सिंपल सा लिखिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊं, ए बी का भाई है और ए सी का भाई है। अंदर रखना, मैंने क्या बोला, ए तो है कि बी का भी भाई है और सी का भी भाई है, इसका मतलब सी और बी भी क्या होंगे, भाई 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 होंगे ना। तो यहाँ ये हो रहा है, अगर ए बी के साथ कंबाइन हो रहा है और ए अगर सी के साथ कंबाइन हो रहा है, इसका मतलब आपका सी और डी क्या होंगे एक दूसरे के साथ कंबाइन हो कंबाइन। कंबाइन। अब सवाल ये आता है कि भाई जब ये कंबाइन होंगे तो कौन से रेशो में कंबाइन होंगे? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ में तीन एलिमेंट है, हाइड्रोजन, एक सल्फर और एक ऑक्सीजन। ओके, अब आप लोगों को पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे
साथ कंबाइन होते हैं? आएगा। यस सर। क्या तैयार करता है, कौन सा कंपाउंड तैयार करता है वो? H2O। H2O। हाइड्रोजन और सल्फर एक दूसरे के साथ कंबाइन करता है H2S। और क्या कंपाउंड तैयार करता है H2O। अब आप लोगों को पता है कि इसका मतलब सल्फर और ऑक्सीजन की एक दूसरे के साथ कंबाइन होना चाहिए। यस सर। SO2। ओके, और आपको पता है सल्फर और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है तो क्या तैयार करता है, आइदर SO2 या फिर SO3। अब सवाल ये आता है कि भाई ये कैसे, क्योंकि देखिए रेशो जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कौन सा रेशो कंसीडर करेंगे, H2O का। तो SO2 में H2O का रेशो क्या है और SO3 में क्या है आपको बताइए। SO2 के केस में H2O का रेशो क्या दिख रहा है आपको, मास का ले लो या फिर जो भी रहेगा, ठीक है, 1:1 दिख रहा है, सॉरी 1:2 दिख रहा है। और SO3 में क्या दिख रहा है, 1:3 दिख रहा है। अगर आप मास का रेशो ले लेते हो तो मास का क्या हो जाएगा, सल्फर का 32 का वही होगा, मास का रेशो इसका सेम ही रहेगा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं H2S और H2O में H:2O का रेशो और H:2S का रेशो अगर देखता हूं, इसके अंदर में H2O और H2S में, तो बताओ H:2O का रेशो क्या है H2O के अंदर? 2:1। 2:1। H2O लिखता हूं, सॉरी 2:1, ओके ना। लेटर ऑन HS का क्या है, H2S 2:1। 2:1। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट H2O का रेशो क्या होना चाहिए था, अगर वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होगा तो 1:1। 1:1 होना चाहिए। ओके, तो या तो वो 1:1 होना चाहिए या फिर जरूरी नहीं है कि वो 1:1 होना चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति यही कंफ्यूजन कर लेते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई अगर इस दोनों कंपाउंड में एक जिस रेशो में है उसी रेशो में वो थर्ड वाले मतलब आपस में भी वो प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, ये वाला कंफ्यूजन बच्चे क्रिएट करते हैं क्या कि भाई जो दो एलिमेंट्स जो दो कंपाउंड है इसमें ये जो दो डिफरेंट एलिमेंट सेम एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं उन दोनों पर्टिकुलर कंपाउंड में उनके रेशो और H2S में S का रेशो ले लेंगे, देखते हैं कि भाई 1:1 है तो ये 1:1 लिख लेते हैं और फिर हम ये मानकर चलते हैं कि भाई SO को अगर कंबाइन हो गए तो उसने कोई एलिमेंट ऐड करने को होना वो SO करने को होना, बराबर है। बट ये सरासर गलत है, जरूरी नहीं कि वो सेम रेशो पर होना चाहिए, ध्यान में रखना। अगर वो SO फॉर्म में प्रेजेंट होता तो मैं इसको सेम रेशो बोल देता, और जरूरी नहीं कि वो रेशो सेम होना चाहिए। दैट रेशो कैन बी द मल्टीपल और वो समझ में आ रहा है, वो मल्टीपल भी हो सकता है। जैसे मतलब क्या हो सकता है कि आप यहां पर इसके दोनों के मल्टीपल कर सकते हैं लाइक या फिर इसमें से किसी एक ही एलिमेंट का भी मल्टीपल ले सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं S को फिक्स कर लेता हूं और ऑक्सीजन का मल्टीपल लेता हूं, जैसे 2 का मल्टीपल 2 और 3 का मल्टीपल 3। क्या आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? यस सर। हाँ, तो जैसे आप यहाँ पर भी देखिए SO2 में क्या है 1:2, जो सेम रेशो में ये मल्टीपल ऑफ O है या नहीं है? मल्टीपल ऑफ O है या नहीं है? यस सर। और SO3 में भी देखिए रेशो सेम नहीं है बट रेशो इज इन मल्टीपल ऑफ व्हाट एलिमेंट? यस। ऑक्सीजन। S का सेम नहीं है ना, मल्टीपल किसका ले आया, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है आपको? अब मैं यहाँ की ले लेता हूँ हाइड्रोजन, एक ले लेता हूँ नाइट्रोजन और एक ले लेता हूँ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, है ना? अरे कंपाउंड नहीं बनाना आता क्या, मैंने बताया था ना वैलेंसी
तो बताओ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अगर एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो कौन सा कंपाउंड बनाएगा? भाई तुम बोलती नहीं हो यार, बड़ी दिक्कत जाती है, बोलिए ना। अच्छा हाइड्रोजन की वैलेंसी तो बता दो यार। NH3 बनाता है, वेरी गुड, ठीक है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो क्या बनाता है? H2O. H2O. अब हम रेशियो निकालें इसका, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इन H2O एंड देन हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन इन NH3। तो बताओ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इन H2O क्या रेशियो है? 2:1. 2:1. और हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन कितना है? 3:1 है। 3:1. अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ कंबाइन होना चाहिए तो कौन सी फॉर्म में होना चाहिए? 1:1 फॉर्म में होना चाहिए, बराबर है? आया ना? Yes, sir. Yes. बराबर है। बट यहाँ पर हम लोग को पता है कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो वो हो सकते हैं, वो NO फॉर्म में भी कंबाइन होता है, वो NO2 फॉर्म में भी कंबाइन होता है और वो N2O2 फॉर्म में भी कंबाइन होता है। अलग-अलग एलिमेंट कंपाउंड टाइप होते हैं नाइट्रोजन। डू यू नो दैट? Yes, sir. तो देखिए अभी NO लिखा होता है तो 1:1 होगा, NO2 लिखा होता है तो 1:2 होगा और N2O लिखा तो 2:3 होगा। मतलब पहले वाले केस में हम लोगों ने क्या बोला कि सेम रेशियो है या नहीं, रेशियो सेम, इसका और इसका बराबर है। अरे आया ना? Yes, sir. सेकंड इसमें देखो रेशियो जो है रेशियो सेम है या मल्टीपल है? Multiple. Multiple. किसका मल्टीपल लिया है, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन? मल्टीपल किसका, नाइट्रोजन का मल्टीपल लिया है या ऑक्सीजन का? Oxygen. ऑक्सीजन का, बराबर है। डन। आपको समझ में आ रहा है ना ऑक्सीजन? देखिए ऑक्सीजन भी 1 है और नाइट्रोजन भी 1 है और यहाँ पर आप लोगों का नाइट्रोजन तो 1 है पर ऑक्सीजन आप लोगों का 2 है। तो मैंने मल्टीपल किसका लिया हुआ है सेकंड वाले केस में? अरे यार बोलो मेरे भाइयों, बोलो किसका मल्टीपल लिया हुआ है सेकंड वाले कंपाउंड में NO2 में? Oxygen. हाँ, और थर्ड वाले कंपाउंड में किसका मल्टीपल लिया है, का या ऑक्सीजन का या दोनों का भी? दोनों का भी लिया हुआ है, बराबर है। तो आपको यही एक्सप्लेन करना है कि भाई रेशो जो होता है वो सिंपल होना चाहिए। दैट्स इट। समझ में आ रहा है क्या? कैसा होना चाहिए? अरे भाई रेशो कैसा होना चाहिए? Simple. Simple रेशियो होना चाहिए। गॉट इट? डन। तो ये होता है अपना लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो बताओ अभी इसका स्टेटमेंट आप कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर हमने क्या किया है बताइए। यहाँ एक सेम एलिमेंट दो अलग-अलग कंपाउंड के साथ यहाँ एक सेम एलिमेंट दो अलग-अलग एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है तो फॉर्म में डिफरेंट कंपाउंड, बराबर है? बराबर है? Yes, sir. ठीक है, डन। देन तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, जो रेशो रहेंगे, किसका रेशो? इसका रेशो बचे हुए दो एलिमेंट का रेशो वो कैसा रहेगा? either it will be the same ratio or it will be the multiple of the one of the element or both element. Got it? समझ में आ रहा है? इसका स्टेटमेंट हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान में रखिएगा। जैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि two elements combines with same element, ठीक है। हमने क्या बोला कि अगर मेरे पास दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट और वो एक क्या हो रहा है, एक सेम एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है इन फिक्स मास,
आप देख पा रहे थे कि यहाँ पर भी हमने देखा था कि जो एक एलिमेंट था उसका रेशो फिक्स था, जैसे हाइड्रोजन का वगैरह हम लोगों ने देखा था, ठीक है, इन अ फिक्स मास, ठीक है। देन जो रेशो रहेगा, देन द रेशो ऑफ मास of those two elements will always be same or in multiple, या फिर मल्टीपल। बड़े तो ये इसका सिंपल सा स्टेटमेंट है कि अगर मेरे पास दो एलिमेंट्स है और वो एक सेम एलिमेंट्स के साथ में एक फिक्स मास में क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, तो जो बचे हुए दो एलिमेंट का अगर हम मास का रेशो ले लेते हैं तो वो मास का रेशो या तो सेम रहेगा या फिर मल्टीपल में प्रेजेंट। गॉट इट? समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा बेटा? वेरी गुड, ठीक है। अब हम चलते हैं सबसे लास्ट वाले लॉ। तो ये यूजर्स लॉ नाम से समझ में आ रहा है कि ये लॉ किसने किया था? जोसेफ लुइस। Gay-Lussac. ओके डन। अब ये वाला जो पर्टिकुलरली लॉ होता है, ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ सबसे आसान लॉ है। क्या कि भाई ये लॉ सिर्फ और सिर्फ गैसियस रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होती है, ध्यान रखना। This law is applicable only to the gaseous reaction. Okay? Gaseous reactions का मतलब क्या होता है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आप लोगों का रिएक्टेंट भी गैसियस हो और जो प्रोडक्ट मिलेगा आप लोगों का वो भी गैसियस हो। ओके, उसमें से कोई भी चीज आप लोगों की सॉलिड या लिक्विड में नहीं होनी चाहिए। All the reactants or all the products should be the in a gaseous state only. समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? आया ना? Yes, sir. हाँ, पहली चीज। अब हम क्या करेंगे कि ये जो सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ध्यान रखना है यार, सभी को इसको कंसीडर करना है। रिएक्टेंट जितने भी हो और प्रोडक्ट जितने भी, इनका भी हम क्या निकालेंगे? रेशो निकालेंगे। रेशो ना मास का लेना है, यहाँ पर रेशो हम लोग उनके मोल का लेना है। ध्यान रखना, अभी तक हमने जितने भी रेशो लिए थे वो सारे के सारे रेशो मास के थे, पर गैसियस वॉल्यूम, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम में हम लोगों को जो रेशो लेना है वो किसका लेना है? उसके मोल का या उसके वॉल्यूम का। समझ में आ रहा है? हम लोग को किसका रेशो लेना है? गैसियस वॉल्यूम के लॉ में रेशो Mole or volume. मोल्स और वॉल्यूम या फिर मोल या फिर वॉल्यूम जो भी आप। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास तीन कंपाउंड से, जिसमें से दो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट, तो हम इनका रेशो निकालेंगे। कैसा? A:B:A सभी लेना है। ओके, और फिर इनके मोलर वॉल्यूम या मोलर रेशो हम ले लेंगे। मोलर रेशो क्या होगा? A कितने टाइम प्रेजेंट है? 1 टाइम। A कितने टाइम प्रेजेंट है? 1 टाइम। और AB कितने टाइम प्रेजेंट है? 1 टाइम। मतलब ये जो पर्टिकुलर रेशो है, ठीक है, ये रेशो कैसा है? इट इज द सिंपल रेशो। ये रेशो कैसा होता है? सिंपल रेशो। तो ये लॉ क्या बोलता है कि इन अ गैसियस रिएक्शन द मोलर रेशो, आप यहाँ पर मोलर रेशो या फिर मोलर वॉल्यूम रेशो जो भी आप लोग बोलना कर सकते हो, ठीक है। मोलर वॉल्यूम रेशो ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का जो मोलर रेशो होता है, ठीक है, ये कैसा होता है? हमेशा इज ऑलवेज सिंपल। हमेशा कैसा होता है रेशो? हमेशा सिंपल रेशो होता है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है क्या? जैसे यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस। अब ये दे रहा है हम लोग को 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो बताओ यहाँ पर हम किसका रेशो लेंगे? टेल मी, इन दिस रिएक्शन किसका रेशो लेंगे हम लोग? जल्दी बोलो। Moles. हाँ, बट किसके मोल का रेशो? रेशो किसका लेना है पहले वो बताओ ना। रेशो ऑफ Product and हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन HCl। बताओ हाइड्रोजन कितने टाइम प्रेजेंट है?
2. इसका रेशो किसका लेना है? मोलार रेशो। मोलार रेशो मतलब कोएफिशिएंट। ओके, ध्यान में रखना, मोलार रेशो मतलब कोएफिशिएंट होता है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो हाइड्रोजन कितने डाई प्रेजेंट है? 1. 1. 1 डाई। क्लोरीन कितने डाई प्रेजेंट है? 1. 1. 1 डाई। और हाइड्रोजन क्लोराइड कितने डाई प्रेजेंट है? 1. 2. 2 डाई। तो रेशो क्या होगा इसका? 1:2. और ये रेशो कैसा है? सिंपल रेशो है या नहीं है ये? Is it a simple ratio or not? Yes, sir. तो ये होता है हमारा लॉ। गॉट इट? समझ में आ गया आपको अभी? अरे समझ में आया नहीं आया? अरे बेटा रिप्लाई क्यों नहीं करते हो यार? समझ में आया नहीं? Yes, sir. ओके, सो आज के लिए इतना ही काफी। कल मैं आप लोग को ये समझाऊंगा कि भाई कौन से लॉ को हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, कि कहाँ पर कौन सा लॉ आपको अप्लाई करना है, और हम ये भी देखेंगे कि भाई किस लॉ को हमको किस तरह से एक्सप्लेन करना है। मतलब जो न्यूमेरिकल्स है ना, तो न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है, ये ट्रिक मैं आप लोग को कल समझाता हूँ। ओके फाइन? Yes, sir. तो चलिए मिलते हैं टुमारो। बाय बाय, सी यू।